Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पॉट टेस्ट 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां पे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, क्वेश्चंस आपके सामने में है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 153 आपको दिख रहा होगा। एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। देखिए क्या कहता है। ए एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। तो एक एल्डिहाइड या कीटोन है, उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया गया, C2H5 MgBr। C2H5 MgBr का मतलब C2H5-, उससे कंपाउंड बना B, फिर कॉन्क H2SO4 दिए बना C, और ओजोनोलिसिस कराने से ये दो कंपाउंड बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन ए के लिए कौन सा होगा? ठीक है, एक्चुअल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2। क्यों होगा वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, CH3 CH2 CO, और फिर है आपके पास CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन किससे हम लोग करा रहे हैं? तो C2H5 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और C2H5 MgBr का मतलब क्या होगा बेटा? C2H5-। तो इसका रिएक्शन जब आप करवाओगे C2H5- से, तो ये इस पे अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको ओपन कर दिया, तो क्या होगा यहां से? CH3 CH2 C, अच्छा O- होगा, लेकिन उसके बाद देखो यहां वाटर भी दिया है, तो वाटर से H+ ले लेगा तो OH हो जाएगा वहां पे। तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूं, जैसे फर्स्ट में C2H5- और सेकेंड में वाटर, तो क्या बन गया यहां से देखो, C2H5 लिख ही दिए, C से हो गया OH, ठीक है, ये O है OH, फिर इधर CH2 CH3 और एक और C2H5, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये B बना। अब इसमें दिया कॉन्क H2SO4 हीट, ये बन गया B। इसमें अगर आप दोगे कॉन्क H2SO4 और हीट, तो कॉन्क H2SO4 हीट देने से क्या होगा स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेशन होगा। अब डिहाइड्रेशन अगर आपको करवाना है तो OH यहां से हटा दो और बीटा कार्बन से H हटा दो। ठीक है, यहां से चाहे यहां से कहीं से भी हटाए, बात बराबर है, सेम एल्कीन बन रहा है। तो क्या बन जाएगा जरा देखो, CH3 CH2 फिर C से हो गया C2H5, और यहां पे OH और H हटा तो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका अगर, इस एल्कीन का अगर ओजोनोलिसिस करोगे, O3H2O और साथ में जिंक, तो क्या बनेगा देखो। तो इसको कैसे करोगे देखो, समझो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड O यहां पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड O यहां पे आ जाएगा, ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बना? इस साइड से क्या बना? CH3COH बना कि नहीं बना? चलो लिखते हैं यहां पे, CH3COH एक प्रोडक्ट ये बना, और क्या बना देखो इधर से, देखो CH3CH2CO, अब फिर CH2CH3 हो जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट जो बना वो बन गया आपका CH3CH2C डबल बॉन्ड O, फिर से CH2CH3। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो स्टूडेंट्स अब प्रोडक्ट देखो, ये तो मिल ही गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अब इसको रिवर्स वे में भी चाहो तो तुम समझ सकते हो, मतलब जैसे देखो ओजोनोलिसिस के बाद का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है स्टूडेंट्स? तो इससे तुम एल्कीन बना लो पहले। तो देखो डबल बॉन्ड O और O2 को हटा दो, यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड C से CH3 और जो H लिखा हुआ है, इस तरह से एल्कीन बना लो, और फिर रिवर्स वे में भी सोचोगे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 153 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने में अब आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। एक आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट्स विथ HBr। मतलब आपको इन एल्कोहल्स का रिएक्टिविटी HBr के टुवर्ड्स पूछा है। स्टूडेंट्स, ROH को HBr से रिएक्शन कराओगे तो कैसे होगा, समझो बात को। ROH HBr से रिएक्शन कराओगे तो H प्लस पहले क्या करेगा स्टूडेंट्स, इसको प्रोटोनेट करेगा, तो क्या बनेगा ROH2 प्लस। अब यहां से वाटर रिलीज होगा और क्या बनेगा, वाटर रिलीज होने से R प्लस, मतलब कि कार्बोकेटाइन होगा कि नहीं होगा। अब फिर Br माइनस इस पे अटैक करेगा और RBr का फॉर्मेशन करेगा। तो मैकेनिज्म कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, SN1 हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर SN1 है मैकेनिज्म, तो SN1 की रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, SN1 की रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्यों ना इसका कार्बोकेटाइन बना लें। तो देखो, OH को हटा दिया, यहां प्लस, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। OH को हटा दिया, यहां प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना। इसको भी हटाओ, यहां प्लस, कार्बोकेटाइन बना। और इसको हटा के यहां प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना। तो जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका HBr के साथ रिएक्शन का रेट सबसे फास्ट होगा। चलिए देखते हैं, तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, इस चीज को देखो। CH2 पे प्लस, ये तो सब पे आ रहा है। नीचे जो यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, यहां NO2 लगा है, तो -M से पुल करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। यहां जो OCH3 लगा है, ये +M से डोनेट करेगा, और यहां जो CH3 लगा है वो हाइपर कंजुगेशन से डोनेट करेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कार्बोकेटाइन है तो डोनर ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और एक्सेप्टर ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब डोनर में भी अगर आपके पास +M है और हाइपर कंजुगेशन है +H, तो कौन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, +M बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो यहां पे अगर देखें तो इसमें +M लगा है, तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल हो गया, C का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल C का हो गया। उसके बाद अगर देखो तो और डोनर तो नहीं लगा हुआ है, ये D में लगा हुआ है डोनर, हाइपर कंजुगेशन, तो इसके बाद हो गया D, C हो गया, D हो गया। इसके बाद देखो B में तो एक्सेप्टर लगा है, तो लेस स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A, तो C, D, A और B, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो ऑप्शन में हम लोग खोजते हैं C, D, A, B किस में है, तो ये देखो इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें लिखा है C, D, A और B। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो इसको मैं रफ कर देता हूं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। चलो, तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 159। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा, which of the following resonating structure are least contributing structure to resonance hybrid of formic acid। स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड का कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे लेस कंट्रीब्यूटिंग होगा उसके हाइब्रिड में। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स मोर स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन उसके हाइब्रिड में ज्यादा होता है, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन उसके हाइब्रिड में कम होता है। तो तुमसे क्या पूछा, तुमसे पूछा कि किसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा। इसका मतलब सबसे लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन उसके हाइब्रिड में सबसे कम होगा। तो चलो देखते हैं किसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे लेस है। स्टूडेंट्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तुम कैसे देखोगे। सबसे पहले तुम देखो उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है। जितना ज्यादा स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर हो रहा है बात। अगर पाई बॉन्ड का नंबर बराबर है फिर अदर फैक्टर को देखेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के ही थ्रू समझते हैं उसको। इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 0 पाई बॉन्ड है, इसमें 0 पाई बॉन्ड है। तो ये दोनों तो हमारा आंसर है ही नहीं, ये दोनों तो मोर स्टेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए स्टूडेंट्स, जो सबसे लीस्ट स्टेबल है। अब इन दोनों को देखो, अब यहां ध्यान से देखना, ऑक्टेट रूल कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं फॉलो कर रहा है, इस चीज को देखना पड़ेगा।
अब स्टूडेंट्स पॉइंट ये उठता है, क्या स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर गिवन है क्या उसमें सभी एटम का ऑक्टेट चेक करें? बिल्कुल नहीं, उतने में तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्या करें स्टूडेंट्स, जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो उसका ऑक्टेट चेक करो, बाकी का चेक करने का जरूरत नहीं होता है जनरली। चलो देखते हैं, यहां कार्बन पे प्लस है, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स? 4। 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 डोनेट कर दिया, तो कितना बचा? 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना लिया है। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना हुआ? एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऑक्टेट इनकंप्लीट होगा कि नहीं? कार्बन का यहां पे जो ऑक्टेट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? इनकंप्लीट होगा। उसी तरह से नेक्स्ट में, फोर्थ में जरा देखो, पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टूडेंट्स? O पे। अब O को देखो, O के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। एक पॉजिटिव है, मतलब एक डोनेट कर दिया, तो कितना बचा? 5 में से एक इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अब बचा हुआ है उसके पास, 2 लोन पेयर्स है उसके पास बचा हुआ। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो 2 तो लोन पेयर हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड का हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन ऑक्टेट कंप्लीट होगा या इनकंप्लीट होगा स्टूडेंट्स? तो ऑक्टेट यहां भी इनकंप्लीट है, तो इस ऑक्सीजन का भी सेम सिचुएशन है, ऑक्टेट इनकंप्लीट। तो स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन में भी कार्बन का ऑक्टेट इनकंप्लीट, फोर्थ में ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकंप्लीट। ऑक्टेट तो दोनों में इनकंप्लीट है। अब क्या देखें? अब देखो डिफरेंस यह है कि यहां कार्बन पे प्लस है, यहां ऑक्सीजन पे प्लस है, और हम लोग क्या जानते हैं? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। तो इस केस में कार्बन पे प्लस है, इस केस में O पे प्लस है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन। होगा कि नहीं होगा? इस कारण से सबसे लीस्ट स्टेबल, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा हाइब्रिड में, वो कौन सा होगा आंसर स्टूडेंट्स? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका कौन सा है। चलिए इसको आगे करते हैं। चलिए 159 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 162। ओके, देखिए क्या कहता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 सोडियम लिक्विड अमोनिया दिया। इंटरनल एल्काइन है, सोडियम लिक्विड अमोनिया है, तो बर्च रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो यहां पे कौन सा रिएक्शन होगा? यहां पे होगा बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन से स्टूडेंट्स सिस बनेगा या ट्रांस? तो आपको पता है बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, H जुड़ेगा, NH3 से H जाता है, ठीक है। तो ट्रांस एल्कीन कैसे बना? तो C डबल बॉन्ड C, H और H जो जुड़ा उसको ट्रांस में लगा दो, बाकी ये CH3 और CH3, तो ये बन गया ट्रांस एल्कीन, ठीक है। अब इसमें जो दिया है रिएजेंट वो दिया है Br2 इन CCl4। स्टूडेंट्स आपको यह बात पता है कि जब एल्कीन में Br2 इन CCl4 का एडिशन कराते हैं तो जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है ना। एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर दूसरा Br- अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो अगर एल्कीन में Br2 ऐड करना है, ध्यान से सुनना, एल्कीन में Br2 ऐड करना है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन अटैच होगा और वो दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड से जाके लगेगा, तो एंटी एडिशन हुआ। अब देखेंगे ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, प्रोडक्ट कैसा बनेगा? स्टूडेंट्स आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना चाहिए, आप क्लास में पढ़ते भी हैं, जैसे CAT कैट मींस बिल्ली, है ना। सिस एल्कीन ये है स्टूडेंट क्या? सिस एल्कीन, इसमें क्या करेंगे? एंटी एडिशन, तो प्रोडक्ट थ्रियो टाइप का बनेगा। एरिथ्रो थ्रियो पढ़ते हैं ना हम लोग,
3O टाइप का मतलब दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड में लगेगा। अगर यही सिस को कर दो ट्रांस, इसको एंटी ही रहने दो, तो दोनों में से एक को चेंज किए तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो 3O एरिथ्रो बन जाएगा, तो एरिथ्रो टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी का सिचुएशन यही है स्टूडेंट्स, ट्रांस एल्कीन है, ये एल्कीन के लिए एंटी एडिशन है, तो प्रोडक्ट एरिथ्रो टाइप का बनेगा, मतलब दोनों Br सेम साइड में जुड़ेगा। ठीक है ना, एरिथ्रो टाइप का, माइंड इट, एरिथ्रो नहीं, ठीक है, एरिथ्रो टाइप का, एरिथ्रो मतलब दोनों Br सेम साइड, ऐसे समझो। चलो तो बनाओ इसका प्रोडक्ट, इस तरह का 2 कार्बन है ना, दोनों पे Br लगेगा और सेम साइड से लगेगा, तो लगा दो। और बाकी क्या क्या है इस कार्बन पे, CH3 और H है, तो CH3H और इस पे भी CH3H, तो एरिथ्रो टाइप का बना, दोनों Br सेम साइड है। अब स्टूडेंट्स अगर तुम ध्यान से इसमें देखो तो 2 सिमिलर कायरल सेंटर हैं ये दोनों, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, ये रहा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो तो 2 सिमिलर कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड क्या होगा स्टूडेंट्स, मीजोमर होगा कि नहीं होगा बोलो, तो ये हो गया मीजोमर, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, ये बनाने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट भी हम लोग सोच सकते थे। ठीक है, तो आंसर देखो मीजोमर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखो 3rd ऑप्शन में लिखा हुआ है मीजो कंपाउंड, तो करेक्ट आंसर हो गया 162 का 3rd ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 165, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, उसी से लिया गया है कंसेप्ट, समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ दिया हुआ है आपको और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। एक बात समझो स्टूडेंट, डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यह तुमको पता है। ठीक है, दूसरा बात जो थ्योरी यूज होगा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा बात, अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट का बात करो, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई, तो इसमें एक डीएनपी रूल अप्लाई होता है, प्रायोरिटी जो देते हैं, तो डीएनपी क्या है ये, डी फॉर डिस्टेंस, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, डिस्टेंस। उसके बाद देंगे प्रायोरिटी एन, मतलब नंबर, मतलब कितना ग्रुप है, 2 3 4 कितना ग्रुप वहां लगा हुआ है, ऐसा एन। और उसके बाद उसका पावर। फिर से तुमको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है, तो उसको कैसे प्रायोरिटी दोगे। मान लो कहीं एक ग्रुप लगा है, कोई ग्रुप नजदीक लगा है, तो किस चीज को प्रायोरिटी, कहीं पे पावरफुल माइनस आई लगा है या प्लस आई लगा है, इस तरह से, तो कैसे देखोगे, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है डिस्टेंस को, जितना नजदीक होगा ग्रुप लगा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा होगा उसका। अगर 2 ग्रुप बराबर डिस्टेंस पे लगा है तब नंबर को प्रायोरिटी देंगे, कि एक ग्रुप लगा है कि 2 ग्रुप लगा है, 2 ग्रुप लगा है तो उसको फिर ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। फिर लास्ट में उसके पावर को, कि किसका माइनस आई या प्लस आई ज्यादा है। चलो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं इस चीज को समझाता हूं, ध्यान से देखना। COH सभी में है, कॉमन चीज है, जो ग्रुप लगा है उस पर फोकस करो। यहां COH के हिसाब से देखो, इसको 1 माने तो 2 नंबर पे क्लोरीन लगा है कि नहीं लगा है स्टूडेंट्स। यहां पे देखो तो इसको 1 मानो तो 2 3 पे लगा हुआ है NF3+, यहां भी 3 पे Cl लगा है और यहां भी 3 पे NO2 लगा है कि नहीं लगा है। अब ये सभी क्लोरीन माइनस आई लगाएगा, NF3+ माइनस आई लगाएगा, Cl माइनस आई लगाएगा, NO2 माइनस आई लगाएगा। जो 4 ग्रुप आपको दिख रहा है वो चारों ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स चारों ग्रुप जो आपने देखा वो अगर माइनस आई लगा रहा है, तो अगर माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा पुल करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे कैसे देखोगे इस चीज को ध्यान दो। फर्स्ट ऑप्शन को छोड़, ए को छोड़ दो, बी में 3 नंबर पे लगा है, सी में 3 नंबर पे लगा है, डी में 3 नंबर पे लगा है, माइनस आई 3 नंबर पे लगा है बी सी और डी में, लेकिन ए ऑप्शन में 2 नंबर पे लगा है,
पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? डिस्टेंस को देंगे कि नहीं देंगे? तो सबसे ज्यादा अगर माइनस आई का बात करोगे तो सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाया? ये वाला Cl। देखो ध्यान समझो, Cl से पावरफुल NF3+ है, लेकिन यहां क्योंकि डिस्टेंस नजदीक है, 2 नंबर पे है क्लोरीन, इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा उस COH पे, उसका जो कंजुगेट बेस बनाएंगे उस पे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो किसका हो जाएगा? A का। अब देखो BCD तीनों में 3-3 नंबर पे लगा है, तो डिस्टेंस के बाद किसको प्रायोरिटी देते हैं? नंबर, तो एक एक ग्रुप ही लगा हुआ है। उसके बाद किसको प्रायोरिटी देते हैं? पावर, तो पावर देखेंगे अब। तो माइनस आई में सबसे ज्यादा इन तीनों में NF3+ का है, तो A के बाद कौन सा हो गया? B। उसके बाद अगर बात करें तो NO2 का है C, और सबसे लास्ट में इस क्लोरीन का है तो D। तो करेक्ट ऑर्डर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ABCD। और देखो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ABCD, ये फर्स्ट ऑप्शन में। तो 165 का कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं अब। चलिए ऊपर इसको कर लेते हैं थोड़ा। ये देखो 168, ये आ गया क्वेश्चन आपके पास। एक बायोमोलिक्यूल का एक आसान सा क्वेश्चन है, समझेंगे। देखो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहता है? नेम द लिंकेज। ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहां पे देखो, तो कहता है ये दो, ये वाला एरो और एरो से जो ये वाला लिंकेज दिखाई दे रहा है, इस लिंकेज के बारे में पूछा है कि ये कौन सा लिंकेज है भाई? अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से पूछा है कौन सा लिंकेज। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से समझना। जैसे तुम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हो, तो समझो थोड़ा सा। CHO, फिर CHOH, फिर इसको इस तरह से बनाओ। सबसे बेटर होगा कि एक सेकेंड, इसको मैं डिटेल में समझा देता हूं आपको। देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे CHO में बना रहा हूं, ओपन चेन स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूं, फिर HOH, OH, H, HOH, HOH और CH2H, इस तरह से ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह का हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इससे अगर तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो कैसे बनाते हो? समझो, इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो ये 5 पे जो OH है, O का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है, CO को ओपन कर देता है। करता है कि नहीं करता है? तो क्या होगा? O से ये कार्बन अटैच हो जाएगा। कार्बन नंबर 1 पे क्या आएगा ये बताओ? कार्बन नंबर 1 पे देखो, ये ओपन हुआ तो O- और इसका H+ उठ के जाएगा तो OH हो जाएगा। तो कार्बन नंबर 1 पे OH और H दोनों रहेगा कि नहीं रहेगा? तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट कार्बन, इस पे क्या क्या रहेगा? OH और H, ठीक है। तो दो बात हो सकता है, OH राइट हैंड साइड रहे, लेफ्ट हैंड साइड रहे, ठीक है। तो जैसे OH राइट हैंड साइड और दूसरे केस में OH लेफ्ट हैंड साइड। ये जो कार्बन है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में, एक बार मैं बना ही देता हूं, रुको। जैसे ये कार्बन नंबर 1 है, उसके बाद देखो कार्बन नंबर 2 सीधा कॉपी हो जाएगा, HOH, 3 कॉपी हो जाएगा, OHH, 4 पे क्या था स्टूडेंट्स? HOH, 5 पे अगर बात करो तो ये H और O के थ्रू इसको जोड़ दो, ठीक है। और सबसे लास्ट में CH2H। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये OH जो कार्बन नंबर 1 पे लिखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह का है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये 1 पे जो OH है राइट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखे, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड करो, OH को, ये H, बाकी 1 ये था, 2 पे देखो HOH, 3 पे कैसे है OHH, 4 पे क्या है HOH, फिर देखो 5 पे ये H और O के थ्रू जुड़ा है,
इसको जोड़ दो और लास्ट में ये CH2OH, CH2OH नंबर कर दो तो 1 2 3 4 5 और ये 6। समझेंगे स्टूडेंट ध्यान से, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी बनेगा ये भी बनेगा। ये कार्बन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, जो कार्बन ध्यान से समझो, जो कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड हुआ करता था, जो कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड हुआ करता था, उस कार्बन को यहां एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। तो यहां पे जो कार्बन नंबर 1 दिख रहा है तुमको, ये वाला कार्बन या फिर ये वाला कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसको नहीं कहते, इन दोनों को कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। अब अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है तो इसको कहते हैं अल्फा, अल्फा नाम देते हैं। बाकी अल्फा D प्लस ग्लूकोज जो है वो तो लिख ही देंगे। और अगर एक नंबर पे एनोमेरिक कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको कहते हैं बीटा। समझ में आ रहा है बात? अब स्टूडेंट अगर इसी का बीटा वाले का, अल्फा का भी बना सकते हैं, मैं बीटा का बनाता हूं, हैवॉर्थ रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें तो 6 मेंबर का रिंग है, काउंट कर लो, एक O और 1 2 3 4 5 6 का 6 मेंबर का रिंग है। तो कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, O इस तरह से। देखो कार्बन नंबर 1 और 5 ये O के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 5 होगा, मतलब ये 2 ये 3 ये 4 इस तरह का होगा। अब देखो इसी का मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसमें 1 पे देखो, 1 पे क्या क्या है, H और OH है। अब OH को ऊपर जोड़े कि नीचे जोड़े, तो बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूं स्टूडेंट, समझो इसको। अगर OH राइट साइड है तो डाउन, OH के लिए RD राइट हैंड साइड है तो डाउन नीचे ड्रॉ करोगे, लेफ्ट है तो अप उल्टा, राइट है तो डाउन उल्टा हो गया, लेफ्ट है तो अप। तो यहां पे देखो OH किधर है, लेफ्ट, तो OH अप होगा कि नहीं, H। फिर 2 नंबर पे देखो OH राइट है तो डाउन, बीटा वाले का ड्रॉ करें। 3 नंबर पे OH लेफ्ट है तो अप, 4 पे देखो राइट है तो डाउन, और 5 नंबर पे ये जो CH2OH है इसको हमेशा ऊपर लिखो, और ये हो गया 6 नंबर। ठीक है, अब समझो ये किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, बीटा का। अल्फा का ड्रॉ करते तो OH नीचे आता। अब स्टूडेंट्स ये जो बीटा D प्लस ग्लूकोज है, ध्यान से सुनना, बीटा D प्लस ग्लूकोज है, इसका एक मॉलिक्यूल को देखो, कैसे समझे ये बीटा है, क्योंकि O ऊपर साइड है। अरे O नीचे रहता, ये OH नीचे रहता तो अल्फा होता, तो यहां वाला जो OH रहा होगा ये ऊपर रहा होगा। दूसरे स्ट्रक्चर, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसका जो OH है ये भी उसी तरह से रहा होगा, तब ना यहां ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आया है स्टूडेंट्स। समझो बात को। तो क्योंकि यहां पे ये O ऊपर साइड है, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ये बीटा रहा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये लिंकेज कौन सा हुआ, ये लिंकेज भी बीटा लिंकेज हुआ, क्योंकि बीटा D ग्लूकोज से बन रहा है, तो जो OHH वाटर बन के निकला, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो बना वो भी बीटा लिंकेज बना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे भी सेल्यूलोज जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, बीटा D ग्लूकोज का। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे अगर डायरेक्ट नहीं याद रहता तो मैं उसके लिए ये पूरा का पूरा कहानी आपको बताया। तो कौन सा लिंकेज होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, बीटा लिंकेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके बाद देखते हैं 168 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 171। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 171 में, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट पूछ रहा है हम लोगों से। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो जो कंपाउंड दे रखा है उसमें फर्स्ट में बेंजीन के साथ क्या लगा स्टूडेंट, प्रोपाइल, और उसमें क्या दिया, NBS। NBS क्या हुआ, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो डबल बॉन्ड का जो ये कंजुगेटेड पोजीशन है वहां से H हट के क्या लग जाएगा, Br। तो यहां पे जो X बनेगा स्टूडेंट प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, देखो तो ये बेंजीन और बेंजीन से लग गया यहां पे Br। ठीक है, X बन गया। अब इसमें अगर आप एल्कोहलिक KOH देते हैं तो यहां से Br, यहां से H हटेगा, E2 होगा, दे दो इसमें। तो एल्कोहलिक KOH दिए तो यहां से जो प्रोडक्ट बना आपका
वो कुछ इस तरह का, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया स्टूडेंट्स? Y हो गया। फिर Y में HBr और H2O2 दिया, तो HBr और H2O2, तो HBr और पेरोक्साइड देंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन होगा, होगा कि नहीं होगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पे Br लगेगा। चलो बना देते हैं इससे। तो इसका जो प्रोडक्ट बन गया वो कुछ इस तरह का, यहां पे आ गया Br। तो ये प्रोडक्ट बन गया स्टूडेंट्स ए लिखा हुआ है, ये रहा। अब उसके बाद दूसरा, इधर देखो, इसमें दिया हॉट KMnO4, इससे बना Z। तो KMnO4 हॉट अगर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो इंटायर साइड चेन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसका मतलब यहां से जो Z बन रहा है वो क्या बन जाएगा? ये इंटायर साइड चेन ऑक्सीडाइज होकर के COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस Z में जब सोडा लाइन दिए NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO हीट सोडा लाइन, तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो CO2 यहां से हट गया, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? बेंजीन। तो इससे बन गया बेंजीन। और बेंजीन कौन सा प्रोडक्ट हो गया स्टूडेंट्स? W। अब तुमसे पूछा क्या क्या है? A और W, तो मिला लो। A ये हो गया और W जो हो गया वो बेंजीन हो गया। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? देखो सेकंड ऑप्शन को देखो, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे ये Br और सेकंड वाला बेंजीन। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 174। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। Which one of the following compounds will give enantiomeric pairs on treatment with H2O? H2O के साथ रिएक्शन करके कौन इनैंसियोमेरिक पेयर देगा? चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। H2O से अगर रिएक्शन कराओगे तो Br हट के क्या आएगा? OH। कायरल सेंटर बनेगा तभी तो इनैंसियोमर मिलेगा। तो यहां देखो C2H5 दो ठो है, अगर तुम Br को हटा के OH लगाते हो तो क्या कायरल सेंटर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर Br को हटा के यहां भी OH लगाते हो तो CH3 दो ठो CH3 है, कायरल सेंटर नहीं बनेगा। इस केस में भी दो C2H5 है, कायरल सेंटर नहीं बनेगा। लेकिन यहां Br को हटा के अगर तुम OH लगा दो तो कायरल सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर एक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? 2 का पावर 1 2, और दोनों एक दूसरे का इनैंसियोमर होगा। इस तरह से इनैंसियोमेरिक पेयर बना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 177 आपको दिख रहा होगा। चलिए 177 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज दीज प्रोटॉन्स मार्क्ड 1 2 3 4। हाइड्रोजन को मार्क किया गया है फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट का अगर कंजुगेट बेस बनाओगे तो H प्लस हटाओगे तो इस O पे माइनस आएगा। 4 का हटाओगे H प्लस, यहां से H प्लस हटाओगे तो इस पे भी N पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अब ध्यान से देखना, निगेटिव H प्लस हटा दिए तब का बात कर रहे हैं, तो H प्लस हटा तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा? यहां भी देखो H हटेगा तो निगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल वो हाइड्रोजन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में और ये 4 में जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स। उसमें भी जो फर्स्ट का अगर बात करो, फर्स्ट का अगर बात करें तो देखो निगेटिव जो आ रहा है, निगेटिव सिग्मा पाई, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट का कंजुगेट बेस होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट का। उसके बाद किसका होगा? 4 का। क्योंकि सेकेंड और थर्ड का जो H प्लस हटाओगे, कंजुगेट बेस बनाओगे, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो ऑब्वियस सा बात है 1 4 ज्यादा होगा, वो कर लिए हम लोग। अब 2 और 3 में देखो, यहां से H प्लस हटाए तो O पे माइनस आया, यहां से H प्लस हटाए तो N पे माइनस आया। अब O माइनस ज्यादा स्टेबल होगा कि N माइनस? तो हम लोग जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है।
तो O पे माइनस ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो O पे माइनस ज्यादा स्टेबल है, मतलब 2, और 2 के बाद कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 3। तो आंसर सर्च करो 1423, ये किस में दे रखा है? 1423 करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 180। क्या कहता है इसमें? एक कंपाउंड दिया है कॉन्क HI, और HI अभी एक्सेस में दिया है, समझो यहां पे HI का H+ क्या करेगा? इसको पहले प्रोटोनेट करेगा, OH+। फर्स्ट स्टेप में ये होता है। अब I- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बेंजीन रिंग पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से रहा, होगा ही नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्फा अनसैचुरेशन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इधर होगा। ये 1 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म होगा। तो स्टूडेंट्स I- इस कार्बन पे अटैक करके इसको ओपन कर देगा इस तरह से। अब यही चीज यहां भी सोचो, H+ इसको प्रोटोनेट तो कर दिया, लेकिन O के इधर भी बेंजीन रिंग है, O के इधर भी बेंजीन रिंग है, तो ना तो इस साइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना इस साइड में। कहने का मतलब I- जो बचा वो ना तो इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा, समझो, और ना ही फिनाइल के इस वाले कार्बन पे अटैक कर पाएगा। तो यहां तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, सिर्फ यहां पे होगा। तो इससे प्रोडक्ट क्या बना, जरा इसको देखो। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहां वाला OPH तो एज इट इज कॉपी हो गया, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। यहां पे जो है देखो ये बॉन्ड ऊपर ओपन हो गया, तो OH हो जाएगा, तो यहां हो गया OH, और CH3 CH2 के साथ क्या लग गया? I, तो प्लस CH3 CH2 I। अब ऑप्शन को मैच करो, तो देखो CH3 CH2 I, OH, और ये पैरा पोजीशन पे OPH। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका? सेकंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया हुआ है। ये देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 183। देखिए एक कंपाउंड दिया हुआ है, सिंपल सा कंपाउंड है, इसमें दिया हुआ है HBr और R2O2। R2O2 क्या है स्टूडेंट्स? परऑक्साइड है। HBr और R2O2 दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो लगा दीजिए, सिंपल सा है। तो Br ऊपर नहीं लगेगा, इस साइड में लगेगा। तो ऑप्शन अगर देखो तो किसमें वहां पे Br लगाया हुआ, इस वाले कार्बन पे, देखो ये वाला थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग लगा दिया, तो यहां पे लगेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड, फ्री रेडिकल एडिशन होता है, परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब 183 के बाद इसको रुकिए मैं मिटा दे रहा हूं, और नेक्स्ट ये 188 को ऊपर कर देते हैं थोड़ा। देखो एक साइक्लोएल्कीन दिया और इसमें दिया हॉट KMnO4। हॉट KMnO4 का प्रोडक्ट कैसे बनेगा? जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनता है वही बनेगा कि नहीं बनेगा स्टूडेंट? हॉट KMnO4 देने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनता है? जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बनता है। तो चलो बना देते हैं। तो ये बॉन्ड टूटेगा, पहले यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O आएगा, तो लेकिन यहां जो आया नीचे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O वो COH है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेगा? COOH। तो चलो ऊपर से प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहां से देखो COCH3 पहले लिख लो, तो CH3CO, देखो ये CH3CO लिख दिए। अब इधर चलो CH2 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 CH2, 4 CH2 है, तो CH2 का होल 4 कर दो। फिर आगे देखो COH था तो COOH हो जाएगा, तो COOH इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन में सर्च करो ये कहां पे दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन को देखो COH, ठीक है COH, उसके बाद 4 कार्बन, 1 2 3 4, और फिर COCH3। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका कौन सा दिया है। चलिए ये मिल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर
191। ये क्रॉस केनिजारो है, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। अगर दो एल्डिहाइड दिया हुआ है तुमको, दोनों एल्डिहाइड है और दोनों का अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, केनिजारो का कंडीशन क्या है स्टूडेंट? तो वैसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो केनिजारो रिएक्शन देता है। तो ये भी केनिजारो देगा, ये भी केनिजारो देगा, अल्फा एच नहीं है। तो दो अलग अलग कंपाउंड दिया है जो दोनों केनिजारो दे रहा है, मतलब क्रॉस केनिजारो। तो क्रॉस केनिजारो में क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। अब बात उठता है कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस होगा। अच्छा क्वेश्चन, ये समझो ध्यान से स्टूडेंट्स। ऑक्सीडाइज होने के लिए इस कार्बन पे OH माइनस का अटैक होगा। अब OH माइनस किस कार्बन पे आसानी से अटैक करेगा, फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे? तो जिस कार्बोनाइलिक कार्बन पे ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उस पे अटैक करेगा आसानी से। अब क्योंकि यहां पे NO2 माइनस M ग्रुप लगा है, इस कारण से इस केस में डेल्टा प्लस जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा। इस केस में डेल्टा प्लस ज्यादा होगा। और स्टूडेंट अगर डेल्टा प्लस ज्यादा होगा तो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये वाला हो जाएगा COOH और ये रिड्यूस होकर के CH2OH। तो चलो देखते हैं किस ऑप्शन में देखा। ये देखो COOH ना लिख के COO माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम रहता है। तो COO माइनस और सेकंड वाला जो है ये बेंजल्डिहाइड, इसको रिड्यूस करोगे तो CH2OH। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए, तो ये क्वेश्चन का 191 का आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। इसके बाद अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये आपके पास, क्वेश्चन नंबर 194। तो 194 एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के का अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उसमें ये रेड फास्फोरस Br2 दिया हो, तो कौन सा रिएक्शन होता है स्टूडेंट? हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन जिसको कहते हैं। और अगर HBZ रिएक्शन दिया हुआ हो तो प्रोडक्ट क्या करोगे, COOH के अल्फा पोजीशन पे H को हटा के Br लगा दोगे। ठीक है, जो हेलोजन दिया हुआ है। तो रेड फास्फोरस Br2 दिया है, Cl2 और Br2 में ये रिएक्शन होता है। तो COH का अल्फा पोजीशन कौन सा हुआ, ये वाला हो गया। तो उस पे क्या लगा दोगे स्टूडेंट, Br। चलो देखो कौन से ऑप्शन में लगाया हुआ है Br। तो इसका थर्ड ऑप्शन में Br लगाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 197। चलिए 197 में क्या कहता है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ मिथेनॉल। ध्यान से समझेंगे, मिथेनॉल हो गया CH3OH, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ध्यान से सुनना, वीक न्यूक्लियोफाइल, ओके। आयोडीन इस कार्बन से लगा, ये हो गया अल्फा, यहां हो गया बीटा, यहां भी देखो बीटा, ये अल्फा और यहां पे ये बीटा। थर्ड को अगर देखो C को, तो अल्फा अनसेचुरेशन है, अल्फा पे डबल बॉन्ड है, मतलब अल्फा अनसेचुरेशन हुआ। स्टूडेंट्स अगर अल्फा अनसेचुरेशन हो तो ये SN1 SN2 देगा ही नहीं। तुम बोलोगे क्यों नहीं देगा अल्फा अनसेचुरेशन होने से? स्टूडेंट ध्यान से समझो, यहां डबल बॉन्ड है। अरे अल्फा पोजीशन पे बेंजीन रिंग है तो डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस के कारण यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं? दूसरा बात कि न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा। तीसरा बात, अगर SN1 के लिए सोचो तो Br को हटा के बेंजीन पे प्लस बनाओ तो फिनाइलिक कार्बोकेटाइन हुआ हाईली अनस्टेबल। मतलब सीधा सा अल्फा अनसेचुरेशन हो तो SN1 SN2 देगा ही नहीं, सीधा बात। तो ये C जो है ये SN1 SN2 देगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा इन तीनों में A में, B में और D में बीटा अनसेचुरेशन है, बीटा पे डबल बॉन्ड है तीनों में। तो बीटा अनसेचुरेशन इंक्रीजेज बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी। अगर बीटा अनसेचुरेशन है तो SN1 का भी रिएक्टिविटी बढ़ेगा और SN2 का भी बढ़ेगा।
लेकिन क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल वीक है इसलिए मैकेनिज्म कौन सा लोगे, SN1। और SN1 का रिएक्टिविटी कैसे देखोगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे लास्ट में तो C आ गया, ये तो पक्का है, ठीक है। अब ABD कार्बोकेटाइन बनाओ तो I को हटाओगे यहां प्लस लोगे, Br को हटा के यहां प्लस और यहां I को हटा के प्लस, तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन तो A का दिख रहा है, ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका हो गया, A का। अब B और D में देखो कार्बोकेटाइन दोनों का इक्वली स्टेबल बन रहा है, तो डिफरेंस क्या है, लिविंग ग्रुप का, यहां Br है यहां I है, तो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है। SN1 कैसे देखते हैं रिएक्टिविटी, पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन सेम बने तो लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, आयोडीन। तो इसके बाद होगा D और D के बाद कौन सा होगा स्टूडेंट, B और सबसे लास्ट में C, तो ADBC किस में दिया, देखो ADBC करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 197 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 199 इस पेपर का। देखिए एसर्शन और रीजन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एसर्शन फिनॉल इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये सही है कि गलत, देखते हैं। तो कंजुगेट बेस में बनाता हूं, तो फिनॉल का जो कंजुगेट बेस होगा वो ये रहा फिनॉक्साइड, और फॉर्मिक एसिड दिया है ना, उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो होगा HCO माइनस। स्टूडेंट्स HCO माइनस का इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, ड्रॉ करके देख लो, लेकिन इसका तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो मोर स्टेबल किसका कंजुगेट बेस, इन दोनों में मोर स्टेबल कंजुगेट बेस किसका हो गया, फॉर्मिक एसिड का, और ये होगा लेस स्टेबल। तो मोर एसिडिक कौन होगा, फॉर्मिक एसिड। अब इसमें क्या दे रखा है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है, ये राइट है। रीजन देखो, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन इज ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट आयन, बिल्कुल सही बात है। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बन रहा है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो ये एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट तो है ही, साथ ही साथ रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का। इसलिए अगर ऑप्शन सर्च करोगे तो देखो क्या लिखा है थर्ड में, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इसलिए करेक्ट आंसर 199 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स, नीट अब बहुत ही नजदीक आ रहा है, सभी टेस्ट अच्छे से देंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।